हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है, जिसमें मैं क्या करवाता हूं, मैथ करवाता हूं। मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं विद कंसेप्ट। और ये जो सीरीज है हमारी परिणाम सीरीज, तुम्हें पता ही होगा, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। अगर जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए तो ये पेनिसिया मतलब रामबाण है। ये उसके लिए तो बहुत जरूरी है देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं मैथ का प्रैक्टिस ऐड करवाता हूँ विद कंसेप्ट। क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ठीक। 15 में से मतलब जो मैं करवाता हूँ, तो जहां कंसेप्ट की नीड है तो मैं वहां कंसेप्ट भी बताता हूँ, जिससे कि आपको रिवाइज भी होता चला जाए। एक मिनट रुकना अभी। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं और ये जो हमारी 7वीं क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली 6 क्लास भी देखी होंगी। तो इस प्रकार ही हम पढ़ाएंगे। और देखो, 15 जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एक खुद सोल्व करने हैं वीडियो को पॉज कर करके। उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, जब भी मतलब होगा क्लास लेने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि 15 में से आप कितने ठीक कर पाए, ठीक है। और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा शुरुआत में तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप अच्छे से तैयारी कर ले जाओगे एग्जाम होने तक, और आप 15 के 15 क्वेश्चन ठीक करके आओगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं, ठीक, 15 क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही इजी होते हैं, हार्ड तो होते नहीं है। एग्जाम मतलब एग्जाम में जो टाइम होता है वो भी सफिशियंट मिलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 के 15 नंबर आप आसानी से ले आओगे अगर आप तरीके से पढ़ो। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? देखो, आप चाहो तो आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन मैं इसका एक बेस्ट तरीका बताऊंगा। देखो, फॉर्मूला होता है इसका, यानी हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जब तीन भुजा दी हो हमें, ठीक, इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए बी सी क्या है? ये भुजा, ठीक। और जो एस है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी ये, ठीक। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेकिन ये लेंदी मेथड है, हम इससे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो इसकी भुजा दी गई है, आपको दिख रही है ये 60, 75 और 45, यानी ये 60, 75 और 45, ये ट्रिपलेट बन रही है, ठीक। ट्रिपलेट का मतलब इस प्रकार, 75 का स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ये बन रही है। अगर आपको ये नहीं पता, हालांकि बड़ी वैल्यू है, ठीक, छोटी वैल्यू तो ज्यादातर याद रहती है कि ट्रिपलेट है कि नहीं, तो देखो कैसे आप पता कर सकते हैं। और मैं इसे 15 से तीनों संख्या काट सकता हूँ, यानी कि इनका रेशो अगर मैं निकाल लूं, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 ती 45। अब देख सकते हो 4, 5 और 3 ये तो ट्रिपलेट होती हैं, इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट है हमारी। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब जब ट्रिपलेट आ गई तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा? राइट एंगल होगा इस प्रकार, ठीक। यानी कह सकते हैं जो बड़ी भुजा होती है वो ये होती है, ठीक। अब ये जो दोनों बची, या तो इसे ले लो 60, ऐसे ले लो 45, मर्जी है किसे भी ले लो। अब इसका तो सिंपल सा पता है, फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, यानी ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक, यानी बेस इंटू हाइट। हाइट क्या? 45, तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये राइट, ये 90 डिग्री है। बस आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 30 बार, 45 की मल्टीप्लाई करूंगा 30 में, तो एक जीरो तो आएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 20 और एक 21, ये 2150। तो 2150 किसमें दिया है? देखो, तो 2150 इसमें नहीं है, सॉरी। देखो, मैं
3 चौक 12, एक 13 होता है, तो 1350 आएगा। मैं सोच रहा था कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गई, तो 1350 किसमें दिया है, ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। ठीक है, तो कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिली मिस्टेक से ही एग्जाम में कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, मतलब अगर आप सही भी सारे क्वेश्चन करके आए, लेकिन देखना आप ज्यादातर हमारे सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान पूर्वक करना होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि आयतन पहले जैसा ही रहे। कीजिए एक बार खुद, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इसमें कह रहा है कि आयतन, पहले मैं अगर आयतन की बात करूं बेलन का, वो क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो हमारा 2 बार होता है, यानी इस प्रकार आर क्या है यहाँ 2 बार। तो जब आर 2 बार है तो इसमें कह रहा है कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुई। 20% का मतलब क्या, यानी 1/5। 1/5 का मतलब कह सकते हैं, अगर पहले 5 थी वैल्यू तो कितनी होगी, 6 हो गई, इस प्रकार। ठीक, तो कह सकते हैं जो आर थी वो 6/5, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक, अब ऊंचाई में पूछा कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए, तो आयतन पहले जैसा रहे। ठीक है, तो आयतन हमें पहले जैसा रखना है। तो मानो हमने ये हाइट है, ठीक, हमें पता नहीं क्या है, तो पहले जैसे का मतलब या 1 ही कह सकते, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 5 पंजे 25, यानी ये आ जाएगा एच क्या आ जाएगा, यहां से ऊपर पहुंच जाएगा 25 और नीचे 6 छंग 36। तो आप देख सकते हैं हाइट अगर पहले 36 थी तो कितनी होगी, बाद में 25 हो गई। तो कितने कम हुई है, ये यहां पर कम हुई है हमारी 11। ठीक, 36 पर बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे सिंपल तरीका है। अगर मैं इसे काटूं 9 चौक 36, 25 चौका 100, 25 की मल्टीप्लाई करूंगा 11 में, तो 11 पंजे 55 को 5 का 11 दूनी 22 और 5 27, और नीचे क्या है 9। 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 9 है 27, एक जीरो आ जाएगी। तो देखो 30 पॉइंट करके कुछ है, तो 30 पॉइंट करके कुछ हमारा आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। बस कितना सिंपल तरीका है। देखो चाहो तो आप इसे सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा। आप इस तरीके से करो। कीजिए तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी 15 यानी 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। इसकी कीमत में 35% अधिक अंकित की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया था। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या था। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, ऐसे तो आप सिंपल सा सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हो। कैसे, देखो कीमत में पहले 35%, मतलब कह सकते हैं पहले 35% से हमने वैल्यू बढ़ा दी है, फिर 20% से वैल्यू क्या कर दिया हमने, घटा दिया। तो सीधा यहाँ तो सक्सेसिव परसेंटेज लग जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये लगा दो, यानी 35 माइनस क्या आएगा 20 प्लस 35, अब माइनस के 20 मल्टीप्लाई में और अपॉन 100। 35 में से 20 जाएगा 15, ठीक, माइनस आएगा बाहर। अब देखो 20 पंजे 100, अब 5 सत्ते 35, यहाँ क्या आ गया 7, 15 में 7 जाएगा 8। तो ओवरऑल जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो 8% का आएगा। तो कह सकते हैं हमें 8% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। बस ऐसे कर सकते हैं। चाहो तो देखो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। उसने बोला उसकी कीमत में 35% अधिक अंकित किया गया, 100 रुपए हमने मान ली उसकी कीमत, तो उसने जब 35% अधिक अंकित किया तो इसका मतलब 135 हो गया होगा। वो उसे 20% की छूट पर बेचा गया। अगर मैं 135 का 20% निकालूं तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 20% क्या होता है 1/5, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी 27 की छूट दी है। 135 में से अगर मैं 27 घटा दूं तो 15 में 7 जाएगा 8 और 12 में से 2 जाएगा 10, तो 108। तो कह सकते हैं 100 रुपए की पहले कीमत थी तो वो अब कितनी होगी 108, तो हमें 8 रुपए का लाभ हो रहा है 100 पर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 8% ही आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो मतलब देख सकते हैं इस वैल्यू का हमें यूज ही नहीं करना। कीजिए फोर्थ क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि एक साइकिल 9 सेकंड में 11 मीटर चलती है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो गति क्या होती है? स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी अपॉन समय। दूरी है 11 और समय है 9 सेकंड, ये है मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्या किस में बदलना है इसे? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई, बस। 9 दूनी 18, तो यहाँ से क्या जाएगा? 11 दूनी 22 अपॉन 5। 22 अपॉन 5 दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। ये तो मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था बस। कीजिए इसे। 5वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है हमें, उनकी कीमतें दी है हमें अनुपात में। तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद सोल्व कीजिए। देखो, जो इनकी कीमत दी है उनका अनुपात जो दिया है हमें, वो दिया 3:5:7। ठीक है। अब देखो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे, वस्तुओं का औसत मूल्य दिया हमें 15,855, तो औसत निकालेंगे 3, 5, 8, 7, 15। ठीक, 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, जब आएगा औसत। ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे? 15 ले लेंगे, इनका औसत नहीं निकालेंगे। तो इसका जो औसत दिया वो दिया 15,855। ठीक, हमें क्या निकालना? सबसे महंगी वस्तु। तो सबसे महंगी वस्तु क्या है हमारी? 7, इसकी वैल्यू निकालनी है 7 की। तो 3 पंजे 15, यानी 5 की वैल्यू आ गई यहां से ये। ठीक, 5 से अगर मैं इसे काट दूं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 7 की। दोनों तरफ क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई 7 से। तो यहां से 7 की वैल्यू आ जाएगी क्या? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 को 9 का हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, 7 1 किस 22। ठीक, तो 22 197 ये रहा, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अब देखो, आपको यहां तक करने की इस क्वेश्चन को जरूरत भी नहीं थी। अब वो कैसे, मैं थोड़ा समझाता हूं। जब आपको पता पड़ गया कि 5 की वैल्यू हमें दी है और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, जब 5 की वैल्यू ये है और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की जो वैल्यू आएगी, जो 5 की वैल्यू दी है इससे ऊपर ही आएगी, 15,000 से ज्यादा ही आएगी। तो 15,000 से ज्यादा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ये रहा 22,000, और सब 15,000 से कम है। तो इसका मतलब ये जो 3 ऑप्शन है, इन्हें तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन मतलब आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। कीजिए 6ठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो लोन का क्षेत्रफल दिया है, लोन की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो, लोन जो है आयताकार है इस प्रकार। ठीक, भुजाओं का जो अनुपात दिया 2:3 दिया है। ठीक, 2:3। ये हमने मान लिया इनके पीछे एक्स, ये हमने इनकी लेंथ और चौड़ाई मान ली। लोन का क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से क्या? 600 ये, और मैं 6 से काट दूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बस अब क्या निकालना था? चौड़ाई। ये तो 10 रखेंगे, 10 दूनी 20, तो कितनी आ गई? 20। 20 किस में दिया है? ऑप्शन सी में। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को। कुछ ऐसा नहीं है कि वहां आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, यही तो होते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कीजिए 7वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गेहूं और चावल के बीच मूल्य अनुपात 9:11 है, जबकि घरेलू उपभोग अनुपात 11:13 है। चावल और गेहूं से संबंधित व्यय का अनुपात ज्ञात करें। देखो, ये पहले हमें चावल और गेहूं और जो चावल है उनका मूल्य का जो अनुपात दिया है, प्राइस का रेशो, वो कितना दिया है? 9:11। ठीक, उपभोग का अनुपात जो दिया है, कंजम्पशन का रेशो क्या है? 11:13। हमसे क्या पूछा है? व्यय का अनुपात बताना है, एक्सपेंडिचर। ठीक, तो व्यय क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। तो बस हमें एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना है। ठीक, तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई 11 रेशो 11 मल्टीप्लाई 13। यहां से 11 से 11 कट जाएगा, यानी 11 दोनों सेम में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 9:13। तो 9:13 किसमें दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बस कीजिए 8वां क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि 29,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 10% की दर है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो क्या होएगा, यानी कि 2 वर्ष बाद जो टोटल ब्याज होएगा वो होएगा 20% की। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो वो क्या होएगा, ठीक, यानी कि 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाई 10/100 ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 और 10 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1, 20 और 1 21, तो 21%। इनका क्या बताना अंतर, जब मैं CI में से SI घटाऊंगा यानी कि 21 - 20 बिल्कुल बेसिक से, तो यहां से क्या आ जाएगा 1%। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक। तो निकाल सकते हैं, यानी जो 29,000 वैल्यू थे, 29,000 टोटल वैल्यू है, इसका हमें 1% निकालना बस ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 290 ये, बस। और क्या करना था इसमें, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। कितने आसान क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 15, 63, 21 और 70 से विभाज्य है। देखो इसमें तो मतलब ऑप्शन से कर सकते हैं, और आपको दिख रहा होगा मतलब सबसे छोटी हमें संख्या बतानी है जो इन चारों नंबरों से मतलब डिविजिबल हो जाए। अब लेकिन आप देख सकते हैं 70 भी दिया है, तो 70 से तो वही संख्या डिवाइड होगी जो जिसके लास्ट में 0 होगा, और देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है। तो बस इसमें तो मतलब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। कीजिए 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि किसी नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया है तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी है। देखो इसमें भी बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो हमारा डायगोनल कहते हैं विकर्ण, ठीक, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये n-3/2। n क्या, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या दी है 8, ठीक, 8-3/2, ठीक, कह सकते हैं 2 से काटूंगा 2 चौक 8, 8 में से 3 जाएगा 5, तो 4 पंजे 20, तो विकर्ण कितने आ जाएंगे 20। ऑप्शन ए इज दी सही आंसर। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कीजिए 11वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यदि किसी नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दिया 135 डिग्री तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो इसके दो तरीके में बताऊंगा, भुजाओं की संख्या निकालनी है हमें। देखो पहला तरीका तो ये है सबसे बेस्ट, ठीक, यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 360/n, और यहाँ n क्या है, बाह्य कोण, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना। कर सकते हैं, देखो आंतरिक कोण दिया 135, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा 180 में से घटा देंगे। जब मैं इसे 180 में से घटाऊंगा, ठीक, यानी 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45, तो बाह्य कोण क्या आ गया 45 आ गया। तो बस निकाल सकते हैं, यानी 360/45, तो 45 से अगर मैं इसे काटूं, 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 8 आ जाएगा। तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देख लो, और आपको आंतरिक कोण से ही निकालना है, तो देखो यानी भुजाओं की जो संख्या होती है, यही बता देता हूं। भुजाओं की संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180/n। यहाँ n क्या है, ठीक, और मैं बात करूं यहाँ जो n है ये आंतरिक कोण, ठीक है। तो कर सकते हैं, आंतरिक कोण कितना 135, ये आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है, सॉरी।
ये आंतरिक कोण का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और एन क्या होते हैं भुजा। तो बस इसे कर सकते हैं। आंतरिक कोण कितना दिया, 135 ये, ठीक है। भुजा में निकालनी है ये n-2 इंटू 180 अपॉन n। इससे थोड़ा लेंथी मेथड है, सबसे बढ़िया ये है, ठीक। और मैं इसे काटूं, देखो काट सकते हैं इसे, 15 से कट जाएगा, 15 निम्मा 135, ये भी कट जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक। n जाएगा इधर तो इधर हो जाएगा 3n, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4n, 4 दूनी 8, ठीक है। 3n इधर जाएगा और 8 इधर आएगा, ठीक। तो 8 इधर आ गया, प्लस का हो गया, 4n में से जब 3n जाएगा तो खाली बचेगा क्या, n। तो यहाँ से भी क्या आ गई, n की वैल्यू 8 आ गई। वो आपकी मर्जी, आप कैसे करो, इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले से, बस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। उसने बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेचा, जिससे उसे कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। बैल की कीमत ज्ञात कीजिए। देखो, इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा आपको। एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। बैल को मैंने मान लिया बी, ठीक, गाड़ी को मान लिया जी। तो इनकी दोनों की मिलाकर कीमत थी 10,000। ये बैल को उसने 30% लाभ पर, देखो बैल को उसने 30% लाभ पर बेचा ये, ठीक। गाड़ी को 20% हानि पर। गाड़ी को जब हानि पर बेचा तो माइनस, तो जो गाड़ी है उस पर इतने की हानि हुई है, 20% की। ये अब देखो उसने क्या बोला है, कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ, कुल मिलाकर, यानी कि अगर मैं बैल और गाड़ी की कीमत जो कुल मिलाकर ये है, इस पर ओवरऑल उसे 2% का क्या हुआ, लाभ। बस ऐसे कर सकते हैं। यहां से अब बी और जी का हम रेशो निकाल लेंगे। कीजिए, देखो यानी 30% ऑफ बी या माइनस 20% ऑफ जी इज इक्वल टू 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी 2% ऑफ बी प्लस 2% ऑफ जी। बी यानी 2%, अगर 30% में से 2% जाएंगे तो बचेगा क्या, 28% बी। ये इधर जाएगा, प्लस को जाएगा 20 2 22, यानी 22% जी। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 से भी काट सकते हैं, इधर बचेगा 14 बी, इधर बचेगा 11 जी, ठीक है। और मैं बी और जी का रेशो निकालूं तो यहां से आ जाएगा 11 और 14, ये आ गया। बस अगर मैं जोड़ूंगा 11 और 14 कितने होते हैं, 25, तो इसका मतलब 25 की वैल्यू ये है 10,000, ठीक। 25 की वैल्यू कितनी है, 10,000। हमसे क्या पूछा था, बैल की कीमत बतानी है, यानी बी, बी कितना, 11, 11 की वैल्यू बतानी है। 25 से काटूंगा डायरेक्ट तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक है। हमें बतानी है 11 की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ से 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 चौक 44, ये जो कि दिया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा सही है, ठीक है। तो इसके करने के तो और भी सारे मेथड हैं, इन सबसे बढ़िया ये है जो सबसे जल्दी आंसर लेकर आएगा। इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते, मतलब इसमें एलिगेशन भी लग सकता है इस क्वेश्चन में, पर लेकिन वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। कीजिए, इस क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अमृत भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत भगत से 50 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार खुद सोल्व करो। देखो इसमें कह रहा है कि अमृत जो है वो भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है, और भगत एक काम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो अमृत की कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि अमृत क्या कर रहा है, 3 गुना अच्छा काम कर रहा, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी, इसलिए अमृत भगत से 50 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। अमृत भगत से 50 दिन कम समय में, ठीक। मानो जो भगत है अगर वो डी दिनों में काम कर रहा है, डी डेज में, तो ये जो अमृत डी माइनस 50 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क तो दोनों को बराबर आएगा, यानी कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। ये इसका टोटल वर्क आ गया और ये इसका आ गया, यानी 1 की मल्टीप्लाई डी में करूंगा, ये टोटल वर्क को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालो,
3D, 3×5 = 150, यहाँ क्या D, तो D इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा 2D, इधर हो जाएगा 150, 2 से अगर मैं काटूंगा तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 75। अब देखो क्या पूछा था, यानी कह सकते हैं देखो D था, ठीक, तो कह सकते हैं जो A जो काम पूरा करेगा कितने दिनों में, 75 में से 50 जाएगा 25 दिनों में ये, ठीक, और जो ये B है ये 75 दिनों में काम पूरा करेगा, तो यहाँ से दोनों का हमें कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं निकाल लिया। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ओहो एक साथ, चलो इसे भी निकाल लेते हैं, एक साथ पूछा है, ठीक, तो टोटल वर्क कितना है, ठीक, टोटल वर्क ये है, या तो ये वाली वैल्यू ले लो या ये वाली, बात एक ही है, हमने ले ली ये, तो यानी 75 एकम 75, टोटल वर्क है 75, ठीक, एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4, बस इतने दिनों में दोनों मिलकर काम पूरा कर ले जाएंगे, 75/4 दिया है, यानी कि काट भी लेंगे, यानी कि 4 एकम 4, फिर 4 8 32, 18.75 करके कुछ आएगा, ये रहा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, कीजिए 14वां क्वेश्चन। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी है हमें ये 0.7313131 डॉट 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 करके इस प्रकार है, ठीक, मतलब कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो है, ठीक, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप पर नहीं आता है तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0.731, इसके ऊपर बार, इसका मतलब यही है कि 31 बार बार आ रहा है, ठीक, अब देखो ये बार वाले जो क्वेश्चन हम इन्हें कैसे सोल्व करते हैं, नहीं इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में इसे देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो पूरी वैल्यू है इसे लिखेंगे, क्या है 731 पूरी वैल्यू, ठीक, अब देखो इसमें से माइनस क्या करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो है 7 अपॉन, अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे 9, ये लिख दिया, दो संख्या के ऊपर बार था, अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार लिखेंगे 0, ये बस, अब 731 में से 7 जाएगा तो 724 अपॉन 990, ये हैगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना सिंपल तरीके से इसे किया जा सकता है, बस थोड़ा यहाँ ध्यान देना ये कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं। कीजिए 15वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया है 36 और 46, यदि इसके पदों का योग 574 है तो पदों की संख्या निकालनी है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो पदों की क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है, देखो पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी नंबर ऑफ सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + l, ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक ये भी होता है, क्या, यानी हालांकि इसमें तो देखो ये यूज होगा, देखो दो फॉर्मूले होते हैं ये, अब देखो ये वाला कब लगाना है, ए क्या है प्रथम पद, एल क्या है अंतिम पद, एन की बात करूं ये पदों की संख्या, ठीक, हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मानू हमें दिया होता यानी प्रथम पद दिया होता, ठीक, और सार्व अंतर यानी डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दिया होता तो तब हम इस वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, ठीक, तो पदों का योग जो दिया वो दिया 574 ही है, ठीक, और हमें एन निकालना है, पदों की संख्या तो निकालनी है हमें, अब प्रथम पद दिया 36 और जो अंतिम पद है वो दिया 46, बस ये सोल्व कर लो, 36 अगर मैं 46 जोड़ूंगा 6 6 12 को 2 कहां से ले, 3 4 7 और 1 8 82, ठीक, 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 82 को तो 2 चौक 8 2 एकम 2 41 आ गया, 41 पहुंचेगा नीचे, ठीक,
तो 41 से कट जाएगी पूरी वैल्यू, क्योंकि हमें देख सकते हैं यहाँ पॉइंटों में नहीं है। तो 41 एकम 41, यहाँ कितना बचेगा फिर 16 यानी 164, 41 से फिर 4 बार 164, तो ये आ गई n की वैल्यू। तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आया होगा, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भी है कि आपका स्कोर कितना रहा, कि 15 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा मतलब इररिलेवेंट मैथ आता है उसमें, नहीं, बहुत इजी लेवल का नॉर्मल सा मैथ आता है दिल्ली पुलिस में। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें 15 के 15 क्वेश्चन टिक करना। ठीक है, अगर आप मतलब तरीके से मेहनत करोगे, ठीक तरीके से रणनीति बनाकर मेहनत करोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, सिलेक्शन लेना आसानी से ले जाओगे। एग्जाम क्रैक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो। अगर आप नहीं पढ़ रहे तरीके से, ठीक, आप रणनीति के तहत नहीं पढ़ रहे, तो फिर तो देखो कितने साल प्रिपेयर करते रही हो, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।